हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम हमें ये सब्जेक्ट करा दीजिए, तो मैंने सोचा कि पहले आप लोगों का बिजनेस एनालिटिक्स मैंने जैसे ख़त्म किया, आज ही वन शॉट अपलोड कर दिया इसकी मैंने, और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आप लोगों को दे दिए हैं। इसी तरीके से मैं इसका भी वन शॉट आपके एग्जाम से पहले पहले देना चाहती हूँ, जैसे कि मैं हमेशा हर सेमेस्टर में आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। और बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं, अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगानी है, सो दैट मुझे पता लगता रहे कि आप वीडियोस देख रहे हैं और हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो हम और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसको भी कवर अप करेंगे, और आगे फर्दर आप कोई मास्टर डिग्री करते हो तो उसकी भी पूरी कोशिश करेंगे कि आप एमकॉम करेंगे, एमबीए करेंगे, उसके भी सब्जेक्ट की वन शॉट समरी जो आपको 2 दिन पहले 4 दिन पहले हेल्प करती है, हम उसमें भी आगे आप लोगों की मदद करते रहेंगे, सो दैट हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। सो दैट आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर इसके नोट्स चाहिए तो बिल्कुल रेडी है, लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, आपको बस वो पढ़ना है। उसके बाद आपको कोई भी 10 ईयर या कोई भी एक्स्ट्रा बुक या कोई भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वन शॉट और ये नोट्स, दैट्स इट। ठीक है, तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करते हैं। जिस भी बच्चों को जीएससी के नोट्स चाहिए तो वो भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं नंबर बता देती हूँ जो कि यहाँ लिखा हुआ है 8178359562 पे। अगर आपको कोई भी असाइनमेंट या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। सो बहुत ही रीजनेबल सा प्राइसेस होगा, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लेसन 1, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इस पूरी बुक को जो है बनाने के लिए, ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो किताब है वो पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा कि हम बुक क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा बुक स्टार्ट करती हूँ तो इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा लेंदी रखती हूँ मैं, क्योंकि जो बेसिक्स होते हैं जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो आगे ऑटोमेटिक चीज़ें समझ आने लगती हैं। अगर मैं आपको बेसिक्स अच्छे नहीं कराऊंगी तो आपको आगे चल के दिक्कत आएगी, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा फोकस मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहेगा। तो सबसे पहले देखो होता क्या है यहाँ पर, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ यहाँ पर। तो देखो, अगर हम इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर हम एक्चुअल में बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस की। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने के बहुत तरीके हैं और हम इतने नॉलेजेबल हो चुके हैं, मतलब हमें सोशल मीडिया हो गया या फिर इंटरनेट की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट है, बॉन्ड है, शेयर है, और बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें हैं जिसमें हम म्यूचुअल फंड है, बहुत तरह तरह की चीज़ें जिसके लिए हम अवेयर हो गए और हमें पता लग गया कि एक्चुअल में पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, बट पहले के समय की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, मेरी आवाज़ को थोड़ा सा मैनेज कर लेना क्योंकि अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब मेरे को कोल्ड हो रहा है। स्टिल मेरे को वीडियो बनानी है, कैसे भी करके बनानी है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं और मेरे को जो है इस चीज़ की बहुत टेंशन है कि फटाफट से वन शॉट मैं प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, तो आप मेरी आवाज़ को इग्नोर करना। तो सबसे पहले बात ये आती है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो पहले इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी वो कैसे होती थी, कि लोगों को अगर पैसे जोड़ने होते तो घर की गुल्लक होती थी ना, तो उसके अंदर हम जोड़ लिया करते थे। ठीक है, लेडीज़ वगैरह, बच्चे वगैरह, अब अगर उनको कोई भी पॉकेट मनी खर्चा मिलता तो घर की गुल्लक में जोड़ लिया करते थे। अगर मैं बहुत पहले की बात करूँ तो उसके बाद धीरे 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 अकाउंट आया। ठीक है, हमारे बैंक अकाउंट खुलने लगे, हम वहाँ पे पैसे डालने लगे, लेकिन धीरे धीरे हमें ये पता लगने लगा कि अगर हमें पैसे को डबल ट्रिपल करना है तो कैसे करेंगे। अभी के टाइम की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि अगर हम कुछ भी सोचे तो हम सोचते हैं कि अगर हम कोई भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें स्टॉक मार्केट की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। ये सब हम क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसके अंदर इतना अच्छा खासा बेनिफिट होता है। अगर हम उसको अच्छे से सीख जाते हैं तो उसके अंदर हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसी पर्पस की वजह से यहाँ पे एक टॉपिक आपकी बुक से ही उठाया गया है, जो कि आपकी बुक में ये एक्सप्लेन करता है कि इन्वेस्टमेंट जो होती है, इन्वेस्टमेंट शेयर में होती है, बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड, तो इस तरीके से होती है बेसिकली। तो अगर हम बात करें कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कंपनी की, तो कंपनी क्या चीज़ है, तो देखो कंपनी के बारे में आप बहुत गहराई से आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, कंपनी लॉ भी पढ़ा आपने। ठीक है, कंपनी की डेफिनेशन आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, स्टिल कंपनी जो है यहाँ पर, ठीक है, तो कंपनी क्या कहती है कि कंपनी बोलती है, कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को बोलती है कि आओ और हमारी कंपनी में पैसा लगाओ और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, जितना बैंक में और पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलने वाला। तो लोगों को लालच आता है। ठीक है, लोगों को लालच आने लगता है तो लोग क्या करते हैं, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो और इजीली समझ आएगा। जैसे मान लो कोई यहाँ पे पर्सन है राजू और यहाँ पे है सीता। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसा ज्यादा कमाना है। ठीक है, मतलब अगर वो 10 रुपए कमा रहे हैं तो वो 10 के 20 करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है पैसा कमाए और अपने पैसे को डबल करे। तो सीता और जो राम है, ठीक है,
राम और सीता की अगर मैं बात करूँ तो ये दो जने जो हैं ये अपने पैसे को, या ऐसे बहुत तरह के जो इसके फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, जितने लोग भी हैं वो अपने पैसे को यहाँ पे डबल करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो कम टाइम के अंदर। तो वो क्या करेंगे यहाँ पे, तो वो चाहते हैं कि ऐसी कोई कंपनी मिल जाए ताकि वो पैसा लगाए और उनके पैसे जो हैं वो बढ़ते चले जाएं। तो कंपनी क्या है, कंपनी की डेफिनेशन अभी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है पैसे को बढ़ाने में, ठीक है। तो कंपनी बोलती है ठीक है हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, और आप हमारी कंपनी के ऑनर बनोगे। तो कहीं ना कहीं राम सीता ऐसे इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट आया और वो कंपनी में पैसा लगाने के लिए जो है वो इंटरेस्ट लेने लगे। तो इसी तरीके से कंपनी की एक डेफिनेशन है, कंपनी इज डराइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, यानी जो कंपनी है वो जो कंपनी वर्ड है वो जो डराइव हुआ है ना वो दो लैटिन वर्ड से डराइव हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी का मतलब होता है टुगेदर, मतलब साथ में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम यही समझ रहे हैं, देखो हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि कंपनी की एक्चुअल डेफिनेशन है क्या। तो कंपनी इज डराइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड, यानी कंपनी जो वर्ड है वो डराइव हुआ दो लैटिन वर्ड से, मतलब दो वर्ड को जोड़ के कंपनी बना है। यानी कि एक होता है कम मीन्स होता है टुगेदर मतलब साथ में, और पेनी मीन्स होता है पीस ऑफ ब्रेड, ये आपकी बुक में ही मेंशन्ड है, पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। यानी कि साथ में मिलके पीस ऑफ ब्रेड को जो है बांटेंगे, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, कंपनी कहलाता है। तो कंपनी इज रिप्रेजेंटेड एज एन एसोसिएशन ऑफ पीपल हु टेक दे मील्स टुगेदर, यानी कि वो साथ मिल के खाने को शेयर कर रहे हैं। कंपनी इज रिप्रेजेंटेड एज एन एसोसिएशन ऑफ पीपल हु टेक द मील्स टुगेदर। कंपनी क्या है, कंपनी बेसिकली एक ऐसा एसोसिएशन है बहुत सारे लोगों का जो कि अपनी मील्स को साथ में जो है टेक करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लेते हैं, साथ में मिलके शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, कंपनी है। तो इसी तरीके से इसी डेफिनेशन को इन्होंने यहाँ पे समझा दिया अच्छा से, ठीक है। डेफिनेशन पे, अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको बस ये समझना है कि कंपनी का एक और जो नाम है वो है कॉर्पोरेट, ठीक है। तो कॉर्पोरेट बोलूंगी तो मींस कंपनी ही की बात कर रहे हैं। कंपनी, पहले कंपनी का इस्तेमाल होता था, जैसे हम ज्यादातर लोग पहले हिंदी में बोला करते थे, जो भी कंपनी में काम करने जाते थे तो बोलते हम दफ्तर में काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो अब कंपनी है, कंपनी को अब हम जो है वो कॉर्पोरेट बोलते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट, आपने ऐसे नाम सुना होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ रहा है, वर्ड्स के नेम्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो बात वही है, कंपनी मीन्स कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी है। आ कॉर्पोरेशन क्या है, कॉर्पोरेशन एक आर्टिफिशियल आप बॉडी कह सकते हैं, इनविजिबल है जो कि दिखाई नहीं देती है, इंटेंजिबल है जिसको आप जो है बेसिकली छू नहीं सकते, ठीक है, कंपनी को। एंड एग्जिस्टिंग ओनली कंप्लीटेशन ऑफ लॉ, और जो कि कानून के लॉज की वजह से, रूल्स रेगुलेशन की मदद से ही ये चलती है, ठीक है। अब आते हैं कंपनी के कुछ फीचर्स आते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक आते हैं, वो हम अभी समझेंगे, जो कि यहाँ 5 है। मैंने उसका कोड भी बना दिया है, LSRP, एल शार्प से आपको याद रखना है, आपके फीचर्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो फीचर्स में क्या आता है कंपनी के, सबसे पहले आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। देखो भाई, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड होती है, ना कि अनलिमिटेड। इसके ऊपर मैंने काफी डिटेल में वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो जा करके। नेक्स्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी किस तरीके से है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि कानून के द्वारा बनाई गई है, क्रिएटेड बाय लॉ है, एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, और ये मेंबर से काफी डिफर है, अलग है। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल जुडिक्शन पर्सन। इसमें क्या होता है, जैसे कोई मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ये कंपनी कोई ऑफिस है, ये किस पे डिपेंड करती है, किसी पर्सन पे डिपेंड करती है जो भी इसको चलाने वाले हैं, ठीक है। कंपनी खुद अपने रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाएगी, कोई ना कोई इस पे दिमाग लगाएगा, तब जाके कहीं कंपनी आगे रन होती है। क्योंकि कंपनी तो एक, आप ऑफिस या बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को समझे, क्योंकि ये इंसान की दिमागों से चलती है, दिमाग से चलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड बॉडी। ये बॉडी जो है वो किसने, कौन से कंपनीज एक्ट के द्वारा चल रही है, जो कि अभी लेटेस्ट है 2013 कंपनीज एक्ट के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये रजिस्टर्ड बॉडी है कि आपको कंपनी को पहले रजिस्टर्ड करना होगा, सो दैट आपकी कंपनी कंटिन्यू होगी। नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन। इसमें क्या होता है कि मेंबर आते रहेंगे और जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी कभी मरती नहीं है, कभी कंपनी बंद नहीं होगी, ये सब चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि एक अगर पर्सन है जो कंपनी को रन कर रहा है, कोई एक बंदा है, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसका आगे बेटा कंटिन्यू कर लेगा, या वट उसके बजाय कोई और आ जाएगा। तो इस तरीके से जो कंपनी है वो चलती रहती है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पे।
तो अब आता है यहाँ पे, मैं आपको एक्चुअल में अब अभी तक हमने सिर्फ इंट्रो पार्ट पढ़ा था, अभी तक सिर्फ हमने ये समझा था कि हम जो ये बुक है, बुक से पहले जो हमारी कंपनी का जो वर्ड आ रहा है वो क्यों आया, ठीक है, यानी जो कॉर्पोरेट है, ठीक है। अब हम एक्चुअल में मीनिंग समझने वाले हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ लेना आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट का मतलब समझो क्या होता है। ग्रुप ऑफ कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज की जब बात होती है, लार्ज कंपनीज की बात होती है, तो उसे हम कॉर्पोरेट वर्ड बोलते हैं। गवर्नेंस का मीन्स होता है हाउ टू गवर्नेंस समथिंग, कि कोई भी चीज़ कैसे चलेगी, ठीक है, कैसे चलाई जाएगी। तो आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो यानी कि बहुत सारी कंपनियां कैसे चलेंगी, कैसे रूल्स रेगुलेशन फॉलो होंगे, कैसे कंट्रोल होगी, इस पूरी चीज को जो मैंने अभी समझाया उसी को हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। आई होप आपको क्लियर है। दोबारा से समझो, कॉर्पोरेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज, लार्ज कंपनीज, एंड गवर्नेंस मीन्स होता है कि वो चीज कैसे चलने वाली है, हाउ टू गवर्नेंस समथिंग, या फिर वो कंपनी को कैसे चला सकते हो, कौन से रूल्स रेगुलेशन होंगे, कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा कंपनी को। तो इस तरीके से, तो मतलब एक कंपनी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे एक कंपनी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बहुत सारी लार्ज कंपनीज की बात हो रही है। क्योंकि जब बहुत सारी लार्ज कंपनीज होती हैं, उनको किस तरीके से गवर्न किया जाएगा, किस तरीके से चलाया जाएगा रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो उसी लिए हमारे को ये पूरी किताब पढ़ाई जा रही है, जो कि हमारी किताब का नाम ही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आते हैं कि इसकी मैंने 3 डेफिनेशन लिखी हैं, जो आपको इजी लगे आपको वो वाली कर लेनी है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स, प्रोसेस और लॉज बाय विच बिजनेसेस आर ऑपरेटेड, रेगुलेटेड और कंट्रोल। यानी कि 3 डेफिनेशन में से कोई 2 अच्छे से रट लेना और अपने एग्जाम में जरूर लिख कर आना, जो आसान लगे। मैं 3 लिख कर लाई हूँ, ठीक है। यानी ये कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, रूल्स का, ठीक है, जितने भी रूल्स हैं, प्रोसेस हैं या फिर लॉज हैं, कानून है, बाय विच बिजनेसेस आर ऑपरेटेड, जिससे बिजनेसेस वगैरह ऑपरेट होंगे, रेगुलेट होंगे और कंट्रोल किया जाएगा, उसी को हम सीजी बोलेंगे, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहेंगे। इट्स क्रिएट अ सिस्टम ऑफ रूल्स, यानी कि ये एक ऐसा सीजी, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है जिसमें रूल्स होते हैं, प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं, दैट डिटरमाइन हाउ अ कंपनी ऑपरेट, की किस तरीके से कंपनी ऑपरेट होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को रूल्स रेगुलेशन, ये वाली बात तो हमने कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ी थी, तो फिर ये बुक क्यों बनाई गई। देखो, इसलिए बुक बनाई गई है क्योंकि जब लार्ज कंपनीज होती हैं तो उसमें बहुत सारी मिसहैपनिंग या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स हुए थे बहुत टाइम पहले, 90s से पहले की अगर हम बात करें, तो उसी स्कैम से निपटने के लिए सीजी के ऊपर बहुत काम किया गया, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स बहुत स्टिक हो गए, जिसकी वजह से ही आपने हर्षद मेहता वाला हो गया, आपने सुना होगा स्कैम, बहुत सारा तरह तरह के जो स्कैम्स है वो हुए थे, जिसकी वजह से हमारे जो इकॉनमी है इसके अंदर, इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है इसकी बुक्स वगैरह आई और काफ़ी सारी चीज़ों पे बात हुई। तो इसीलिए ये बुक आज हमें पढ़ाई जा रही है, जिससे हमारी अवेयरनेस स्प्रेड हो और जो रूल्स एंड रेगुलेशन पे जो काम किया गया है वो भी अब हमें इससे बेटरमेंट मिल रहा है। तो बेसिकली आई होप आप समझ गए होंगे। इट क्रिएट अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट डिटरमाइन हाउ अ कंपनी ऑपरेट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है, द टर्म इनकम्पासेस द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट इफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी, स्टेक होल्डर, कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, रेगुलेटर एंड मैनेजमेंट। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है बट मेरे को कराना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपका बेसिक है, मुझे बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर को ये इफेक्ट करता है। अब इंटरनल भी कुछ फैक्टर्स होते हैं और कुछ इंटरनल होते हैं जो हमारी कंपनी के बाहर होते हैं और कुछ कंपनी के अंदर होते हैं। तो वो सारे ही इफेक्ट करते हैं हमारी कंपनी, जैसे कंपनी के स्टेक होल्डर्स में आता है, कस्टमर आ गया, सप्लायर आ गया, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स आ गए, मैनेजमेंट आ गया, तो ये सारे जितने हैं वो सब इफेक्ट करते हैं हमारे सीजी को, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो वो आता है बेसिक प्रिंसिपल। तो बेसिक प्रिंसिपल बोल लो, कंपोनेंट बोल लो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, जिसका कोड मैंने बना। अब आता है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आते हैं आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, जिसका कोड मैं बनाकर लेकर आई हूँ, जो कि 4 होते हैं। टी फार से आपको याद रखना, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपेरेंसी, एफ स्टैंड्स फॉर फेयरनेस, ए स्टैंड्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 4 आपके क्या हैं, बेसिक प्रिंसिपल हैं। लेकिन कंपोनेंट की बात करें तो उसमें एक और ऐड हो जाता है जो कि है इंडिपेंडेंस का, ठीक है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट से। कंपोनेंट एक समझ लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंस है, जिसमें क्या होता है, सबऑर्डिनेट को पूरी आज़ादी होनी चाहिए
कोई ऐसा नहीं है, कोई प्रेशर नहीं देना काम के ऊपर। अगर हम ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो भाग जाएगा और उसके सर में दर्द होगा और वो सोचेगा कि यहाँ से निकलो। तो अगर हम इतना ही प्रेशर बनाएंगे तो कोई भी सबॉर्डिनेट काम करना पसंद नहीं करता कंपनी में, वो भाग जाता है। तो हमें उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना, बैलेंस करके रखना है, ठीक है। काम भी करवाना है और उसको मोटिवेट भी करना है। तो यानी कि उसको थोड़ा बहुत आज़ादी देनी है ताकि वो अपने काम को थोड़ा बहुत डिसीजन लेके अपने टाइप से कर पाए। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, आपको फाइनेंशियल डिस्क्लोज करने होते हैं, फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल अकाउंट को डिस्क्लोज करना है, कुछ भी हाइड नहीं करना। फेयरनेस में क्या होता है, आपको अपने वर्क को बहुत ही फेयरनेस, बिल्कुल फेयर तरीके से करना होता है, कोई भी धोखाधड़ी या इस तरीके से नहीं करना। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही होना चाहिए, डिसीजन मेक करने वाला पर्सन होना चाहिए, यानी कि जो कि आपके जो भी बीओडीज वगैरह होते हैं, ठीक है, जो डिसीजन मेक करते हैं उनको जवाबदेही होना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मिली है तो उस काम को पूरा करना पड़ेगा, उस काम से हम भाग नहीं सकते, छुटकारा नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए कि आप की जो मदर है वो 2-4 दिन के लिए कहीं गई हैं और वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गई है कि घर की मोटर वगैरह चला देना, पानी वगैरह भर लेना, ठीक है, या और भी जो भी काम देकर गई हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करना। अगर आप नहीं करते हो तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आपकी मदर 4 या 5 दिन के लिए, कितने दिन के लिए भी गई है, पानी नहीं आएगा तो आप नहाओगे कैसे और भी काम वर्क कैसे करोगे। तो इसी तरीके से जो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मेन प्रिंसिपल माना गया है। वैसे तो चारों ही हैं ये, लेकिन मेन प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये इसमें रिस्पॉन्सिवनेस होती है। क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम नहीं जो फॉलो करेंगे तो आगे चल के ना प्रॉफिट होंगे, ना ग्रोथ होगा, कुछ नहीं होने वाला। आई होप आपको 100% क्लियर है। नेक्स्ट मैं आपको एक छोटे से अलग से पेज पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे आपको समझानी है। तो सबसे पहले मैं समझाना चाहती हूँ आपको ये जो कुछ वर्ड हैं जो आपकी स्टार्टिंग में डेफिनेशन में यूज़ हो रहे हैं, तो वो आपको समझ लेना है। सबसे पहले आता है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स क्या होता है, छोटे छोटे वर्ड हैं जो आपको समझने जरूरी होंगे। स्टेक होल्डर मीन्स होता है रिलेटेड टू कंपनी, जो कंपनी से बिल्कुल रिलेट करता है। जैसे कि शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, जिन्होंने आपकी कंपनी के या किसी भी कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं और वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो उसे हम शेयर होल्डर बोलते हैं और वो कंपनी के ओनर कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है कस्टमर। कस्टमर क्या होता है, प्रोडक्ट परचेज करता है। आपको पता ही होगा कस्टमर है ये आपके कंपनी का या फिर आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी है आपका प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट परचेज करेगा उसको हम कस्टमर बोलते हैं। सप्लायर कौन होता है, प्रोवाइड रॉ मटेरियल। सप्लायर का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो होता है वो प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट क्या करती है, आपके टैक्स वगैरह को कलेक्ट करती है, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या आता है, मैनेजमेंट में 3 चीजें आ रही हैं, जैसे कि सीईओ आ रहा है, बीओडी आ रहा है, एम्प्लॉय आ रहा है। सीओई आपका मैनेजमेंट में आ रहा है, बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ रहा है। नेक्स्ट आता है मॉन्क्स एंड मिनो डिस्क्राइब सीजी एज अ ट्राइपॉड, यानी कि आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक फ्लो चार्ट है जो आपकी बुक में भी मेंशन्ड है, वो मैंने यहाँ बना दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या समझा है कि जो शेयर होल्डर है, मैनेजमेंट है और बीओडी है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है, एक ट्राइपॉड की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कि शेयर होल्डर कौन है, अभी बताया, ओनर ऑफ द कंपनी है। मैनेजमेंट कौन में आता है, तो मैनेजमेंट में आपको पता ही है कौन आता है, अभी बताया मैंने आपको। और नेक्स्ट आता है बीओडी। बीओडी क्या होता है, बेसिकली अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, शेयर होल्डर के द्वारा होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर हमारे कंपनी के मालिक होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आता है मैनेजर्स। मैनेजर अपॉइंटेड बाय बीओडी, यानी जो मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर है। अब आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि जो वर्क है, यानी कि जो काम है, रूल्स रेगुलेशन लॉज का, शेयर होल्डर जो होते हैं अपने नीचे मैनेजर से काम कराते हैं, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो भी अपने नीचे मैनेजर से काम करवा लेते हैं, और ऐसे तरह तरह के नेम वाले जो मैनेजर हैं वो यहाँ पे होते हैं। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट एक टॉपिक है वो समझ लेते हैं, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिक प्रिंसिपल। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, दोबारा से इसको एक बारी जो है आप समझ लीजिए, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। तो देखो भाई, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिक प्रिंसिपल 4 हैं। वैसे तो मैंने आपको जो ये समझाया था वो आपके कंपोनेंट थे 5, ठीक है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करूँ, या फिर हाँ, बेसिक प्रिंसिपल आपके 4 होते हैं और कंपोनेंट की बात करूँ तो वो 5 होते हैं। तो 4 कौन कौन से थे आपके, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है आंसरेबल होना चाहिए, यानी कि अब आपको मैं सीजी की मदद से समझाने जा रही हूँ। अभी तक मैंने आपको नॉर्मल समझा दिया था, अब आपको ये समझाऊंगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है बेसिकली, उसमें आपका जो बीओडी है यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो किस तरीके से काम करता है, यानी कि ये 4 चीजें बढ़िया होंगी
तो समझ जाना कि आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो बिल्कुल सही है और अच्छे ढंग से काम कर रहा है। तो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला अकाउंटेबिलिटी, यानी कि वो जो पर्सन है, यानी कि वो जिस पे काम हो रहा है वो आंसरेबल होना चाहिए। अगर चीज़ें आंसरेबल होंगी तो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिल्कुल सही होगा, सही से काम करेगा, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस माना जाएगा। ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, कोई भी चीज़ हाइड नहीं करनी, कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है, क्योंकि अगर आज हम अपने शेयर होल्डर से या फिर किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ हाइड करेंगे तो कल को वो हमारी कंपनी में पैसा नहीं लगाने वाले, और इसी तरीके से हमारे कस्टमर जो हैं, शेयर होल्डर जो हैं, टूट जाएंगे एक टाइम पे, और इस तरीके से कंपनी कभी वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी जो है यानी कि कुछ भी हाइड नहीं करना। फेयरनेस में क्या आता है, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना है। ये नहीं कि सिर्फ हमारी कंपनी के शेयर जो है वो गोरे लोग ही खरीदेंगे, काले लोग नहीं खरीदेंगे, या फिर कुछ बहुत हाई प्राइस रख दे, ऐसा कुछ नहीं है। फेयरनेस होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए वर्कर अपने काम को लेके। ये नहीं कि आज हमने उनको काम दे दिया और वो काम करने से मना कर दे, नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस चलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी स्ट्रिक्टनेस जरूरी नहीं है। लेकिन अपने काम को लेकर वर्कर जो है, जो भी एम्प्लॉय है, वो रिस्पॉन्सिबल होने ही चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें होती हैं, सही से होती है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिल्कुल सही है, गुड है, अच्छे से वर्क कर पा रहा है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है, हमारे जो ट्रस्ट हैं वो बिल्ड हो जाते हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने लगता है, कम्युनिटी भी अच्छे से बिल्ड हो जाती है। ठीक है, और काफ़ी सारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो जुड़ने लगते हैं कंपनीज के साथ। नेक्स्ट आता है बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब मान लो कि इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होती, हम सारी चीज़ें छुपाते जा रहे हैं, काम ढंग से नहीं कर रहे, भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ का जवाब नहीं देते, हम रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मतलब हम अपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं दे रहे शेयर होल्डर को, कुछ भी ढंग से नहीं कर रहे, तो क्या होगा, बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा। इसमें क्या होगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी गिरने लगेगी, इकोनॉमी पे भी बैड इंपैक्ट आएगा, और वेल्थ भी कहीं ना कहीं डूबती चली जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से था, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। काफ़ी बेसिक पे मैं फोकस कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम। वैसे मैंने आपको ये गुड और बैड का समझा दिया, पर ये फ्लो चार्ट पेपर में बना देना, काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे आप लोगों को। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बैड एंड गुड है। बैड के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, कैन कास्ट डाउट ऑन अ कंपनी ऑपरेशंस इट अल्टीमेट। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पे दो फ्लो चार्ट बनाया है मैंने इसका, बैड एंड गुड का। तो आप देखेंगे कि बैड में क्या होता है, जैसे मैंने अभी समझा दिया है कि कंपनी के ऑपरेशन पे डाउट आने लगता है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी अल्टीमेटली डाउन चली जाती है, ठीक है। और गुड में क्या होता है, कंपनी का ट्रस्ट बिल्ड होता है, इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट ज़्यादा करना पसंद करता है, और कम्युनिटी भी बिल्ड होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं बीओडी। वैसे तो मैंने ये समझा दिया आपको, बीओडी वही है, गवर्नेंस ऑफ अ कंपनी है, जो कि कंपनी को जो है चलाते हैं, उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, शेयर होल्डर के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंपनी क्यों अपॉइंट किया जाता है इनको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ताकि कंपनी जो है अच्छे से रन हो सके। ठीक है, अब आता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु रन कंपनी, उसी को हम बीओडी कहते हैं। ठीक है, बीओडी का काम क्या है, बीओडी काम करता है सेट रूल्स इन कंपनी, कंपनी के रूल्स वगैरह सेट करता है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाता है, और डायरेक्शन देता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। आई होप आपको क्लियर है। अब आते हैं हम अपने इंपॉर्टेंस ऑफ सीजी के ऊपर, कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या फायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है। इसका फॉर्मूला बनाकर लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, GIRRE। गिरी से आप इसको याद रखें इंपॉर्टेंस को। ठीक है, G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, I स्टैंड फॉर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, R स्टैंड फॉर रेपुटेशन, नेक्स्ट R है रिटेनिंग द इन्वेस्टर, नेक्स्ट R आता है रिड्यूस रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट, एंड लास्ट वन इज E स्टैंड फॉर इकोनॉमिक चेंजेस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के ऊपर बात हो रही है। देखो भाई, मैं ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये और नोट्स का कॉम्बिनेशन 100% दिलाएगा। अगर आपने तसल्ली से तैयारी कर ली ना, मैं आपको लिख के देती हूँ, आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, फेल कह रही हूँ सॉरी, पास होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। ये प्लस आपके नोट्स का कॉम्बो, ये आपको बहुत अच्छा खासा मार्क्स दिलवाएगा। वो भी 2 या 4 दिन में भी पढ़ लोगे तो भी बहुत है। जो जॉब वगैरह करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, उन लोगों के लिए समाधान लेकर आते हैं हम लोग, ताकि कम टाइम में आपको डिटेल में दे के आप अच्छे स्कोर कर पाओ। तो जल्दी जल्दी कराऊंगी इसको, ताकि 1 शॉट भी इसका देना है, फिर देन जीएसटी का भी मेरे को प्रोवाइड करना है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आता है आप लोगों का ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी क्या बोलता है, देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस ये है कि इससे ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी आती है। क्योंकि देखो, जब रूल्स रेगुलेशन होंगे प्रॉपर सही तरीके से, गुड सीजी होगा, गुड सीजी अच्छा सीजी होगा, सीजी मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैं सीजी शॉर्ट में बोलूंगी तो समझ जाना। तो सीजी अगर अच्छा होगा तो उससे ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, यानी कि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी, अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे ग्लोब की बात हो रही है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन तो आपने चैप्टर पढ़ा ही होगा, मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा देती हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। ग्लोबलाइजेशन मीन स्टैंड्स फॉर, जैसे आप देखते हो कि पहले के समय में क्या होता था कि पहले आप जिस टीचर से पढ़ते थे वो आपके 2 या 4 किलोमीटर के दायरे में आपको पढ़ाता था, लेकिन आज आप देख लो कि एक टीचर किसी दूसरी कंट्री में बैठा है और आप दूसरी कंट्री से पढ़ रहे हो, किसी दूसरे स्टेट से पढ़ पा रहे हो उससे। क्यों? रीज़न क्या है? इंटरनेट, यानी कि ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब में पूरा वो चीज़ फैल गई है। तो इसी तरीके से जो सीजी है वो उसका इम्पैक्ट आ गया ग्लोबलाइजेशन में, यानी कि जो भी चैलेंजेस वगैरह फेस हो रहे हैं आफ्टर 90s के बाद, यानी जो बहुत सारे चैलेंजेस पहले फेस हुए तो सीजी पे वर्क किया गया, रूल्स रेगुलेशन जो है टाइट हो गए, जिसकी वजह से 90s, आफ्टर 90s जो है उसके बाद जो है सीजी पे काफ़ी काम किया गया, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आए, सो दैट हमारा ग्लोबलाइजेशन भी उससे इम्पैक्ट हुआ है। रेपुटेशन में आता है, ट्रांसपेरेंसी आता है, जो अपने अकाउंट्स वगैरह हैं, अपने जो भी रेपुटेशन है वो बिल्कुल ओपन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ भी आप छुपा रहे हो, हटा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो तभी एक अच्छा सीजी माना जाता है। रिटेनिंग द इन्वेस्टर क्या है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट। आप अपने शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स को जो है बेसिकली उनको क्या करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, उनके साथ एक्स्ट्रा प्रॉफिट देते रहो, प्रॉफिट टाइमली देते रहो, अच्छे अच्छे जो भी है जो भी आपके प्रोस्पेक्टस में चेंजेस आते हैं वो सब आप करो, तो डेफिनेटली आपका जो इन्वेस्टर है वो रिटेन करेगा ही करेगा। नेक्स्ट आता है रिड्यूस रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट, यानी जो पॉलिसीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं वो कराते रहो, यानी कि आपको टाइम टू टाइम डायनेमिक जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रैक्टिसेस कराते रहना है जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ताकि जो एक बढ़िया सीजी, गुड सीजी है वो काम होता रहे और पॉलिसीज भी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहें, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मिसमैनेजमेंट का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। इकोनॉमिक चेंजेस जैसे वर्क वगैरह है, कोई भी यूजफुल है, जैसे कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमें उसको काम को पहले करना है, ठीक है। अब हमें लगता है ये काम बाद में हो जाएगा तो हम उसको बाद में देख लेंगे, लेकिन जो पहले ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है उसको पहले करना, ताकि जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं वो जो काम फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी उसको हम पहले ही निपटा दें, देन आफ्टर जो कम प्रायोरिटी है उसको फिर धीरे धीरे देख लेंगे बाद में। तो इस तरीके से रहता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब हम लोग, एक डिफरेंस लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस का। तो बहुत ही इजी सा डिफरेंस है, आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है, लेकिन मैंने तो सिर्फ मेन जो लाइन कट करके लिखी थी वही लिखी है जो मेन थी। हम एक डिफरेंस के ऊपर जो कि मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस का है। तो मैनेजमेंट और गवर्नेंस अगर आप देखोगे ना तो आपको मीनिंग इसका बड़ा सेम दिखेगा, लेकिन सेम नहीं है, थोड़ा वो डिफरेंस है इसमें। मैनेजमेंट चीज़ों को मैनेज करना, गवर्नेंस में भी क्या होता है, हम आपके रूल्स रेगुलेशंस किस तरीके से आप कंपनी को, अभी आपने पढ़ा ना सीजी, तो यानी कि कैसे आप कंपनी को कैसे गवर्न करोगे, कैसे आप उसको चलाओगे। तो मैनेजमेंट में क्या आता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, कि आप अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को कैसे जो है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, इंप्लीमेंट करोगे। और गवर्नेंस मीन्स है कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग द फर्म, कि आप अपनी फर्म को एक्चुअल में कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे डायरेक्ट करोगे। मैनेजमेंट में क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो मैनेजमेंट के हाथ में होती है। और गवर्नेंस में क्या होती है, प्रोटेक्शन होती है, ओवरऑल कंट्रोल होता है बिजनेस का, यानी कि वो कहते हैं ना कि गुड गवर्नेंस है, अगर आपके रूल्स रेगुलेशन लॉज बढ़िया हैं तो आपका बिजनेस का कंट्रोल ओवरऑल बढ़िया है, प्रोटेक्शन भी है आपके हाथ में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन बिजनेस और पॉलिसीज फॉर स्मूथ रन। अगर आपको स्मूथ रन करना है तो आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़िया होना चाहिए बिजनेस के अंदर, आपकी पॉलिसीज वगैरह बढ़िया होनी चाहिए। विजन और डायरेक्शन होता है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटेक्ट द राइट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, यानी कि इसमें राइट इंटरेस्ट होता है स्टेक होल्डर का जो कि प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ट्रांसलेट इट इनटू प्रैक्टिस, यानी जो मैनेजमेंट है ना वो ट्रांसलेट कर देता है प्रैक्टिसेस में, मतलब जो उसने सोचा, जो पॉलिसी उसने सोची उसी को अप्लाई कर दिया प्रैक्टिस में, तो वो आपका गवर्नेंस कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, थोड़ा सा और बताऊंगी, उसके बाद बस ये लास्ट है आपका यहाँ पे। उसके बाद ना इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें थ्योरीज एंड मॉडल्स रह गए, तो वो ना मैं अलग वीडियो में कवर कर दूंगी। अभी फिलहाल इसको यहीं तक ही कवर करूंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, क्योंकि अभी फर्स्ट पढ़ा रही हूँ तो आपको भी ज़्यादा बर्डन ना लगे, इसलिए मैं अभी इसको यहाँ पे स्टॉप कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो उसके अंदर आपको सेकेंड पार्ट देखने को मिल जाएगा, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट जो भी है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या आता है यहाँ पर कि बहुत कितने भी जो भी आपके इनसाइडर्स हैं, आउटसाइडर हैं, वो सारे के सारे इंगेज हैं आपके सीजी के अंदर। अब वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो सबसे पहला आता है आप लोगों का, यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ मैं, शेयर होल्डर, वो तो मैंने अभी आपको बता दिया, बीओडी भी बता दिया, बीओडी यानी कि रूल्स रेगुलेशंस हो गया आपका, ठीक है। रिप्रेजेंट द कंपनी, जो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। शेयर होल्डर अभी बता दिया, कंपनी के ऑनर होते हैं जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी सेक्रेटेरियर कौन है, कंपनी सेक्रेटेरियर में आप लोगों के कौन कौन आते हैं, कंपनी सेक्रेटेरियर में आता है बेसिकली
कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो भी फंक्शन वगैरह परफॉर्म होते हैं ना, जो भी वर्क वगैरह परफॉर्म हो रहा है जो भी पर्सन के द्वारा, उसको हम CS बोलते हैं, कंपनी सेक्रेटेरिएट बोलते हैं, ठीक है, जो कि आजकल बहुत सारे बच्चे इसका कोर्स वगैरह भी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है हम आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में बात करते हैं। तो वो हमारे कंपनी एम्प्लॉय के सुपरविजन के लिए ही होते हैं, ठीक है, CEO जिसको हम बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट आता है चेयरमैन, वो एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि शेयर होल्डर मैनेजमेंट से लिंकअप होता है उनका, उसको हम चेयरमैन बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं उनको मैनेज करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर क्या कौन आता है, वो कंपनी की हेल्प करते हैं, जैसे सप्लायर, क्रेडिटर, बैंक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो आई होप आपको 100% चीज़ें क्लियर होंगी, और कोई भी डाउट आए तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।